वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं टीडीएस ऑन द सेल ऑफ द प्रॉपर्टी बाय एनआरआई। जी हाँ, तो देखिए अगर आप एक एनआरआई है और इंडिया के अंदर अगर आपकी प्रॉपर्टी अगर आप उसको बेच रहे हैं तो उसके ऊपर आपका टीडीएस डिडक्ट होता है। तो अगर मैं कंपेयर करना चाहूँ एक रेसिडेंट पर्सन के साथ में, तो इसके ऊपर कंप्लीटली डिफरेंट रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं अगर आप एक एनआरआई पर्सन है तो देखिए इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि ये टीडीएस वगैरह कैसे डिपॉजिट होता है, किसकी लायबिलिटी है, कैसे आप अपनी टीडीएस का जो रेट होता है वो कैसे आप लोअर वगैरह करा सकते हैं, प्लस क्या इसके रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। तो गाइस ये सारी जानकारी मिलने वाली है आपको इस वीडियो के अंदर, तो पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। वीडियो को गाइस शुरू करने से बताना चाहूंगा, अगर आप लोग टैक्स कंसल्टेंट की मदद से अपना टैक्स प्लानिंग कराना चाहते हैं, प्रॉपर्टी परचेज या फिर सेलिंग से रिलेटेड, या फिर अपनी टीडीएस रिटर्न फाइल कराना चाहते हैं बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर, लिंक मैंने ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है। अब गाइस बात करते हैं कि टीडीएस जो है यहाँ पे कैसे एप्लीकेबल होता है ऑन द सेल ऑफ द प्रॉपर्टी। तो देखिए नॉर्मली क्या होता है, 1% टीडीएस लगता है, वो भी जब प्रॉपर्टी की वैल्यू मोर देन 50 लाख रुपीज होती है। तो ये वाला रूल उस केस में एप्लीकेबल होता है जब सेलर जो है यहाँ पे रेसिडेंट पर्सन हो। लेकिन देखिए अगर यहाँ पे एनआरआई बंदा है सेलर, तो उस केस में जो रूल्स और रेगुलेशंस है वो कंप्लीटली यहाँ पे चेंज हो जाते हैं। अगर एनआरआई पर्सन है तो उस केस में कोई भी लिमिट यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होती है, यानी अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू चाहे 20 लाख रुपए 30 लाख है तब भी यहाँ पे आपको टीडीएस जो है डिडक्ट करना पड़ेगा और गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराना पड़ेगा। तो गाइस ये दोनों केस में एप्लीकेबल है, जब यहाँ पे बायर जो है रेसिडेंट पर्सन है और सेलर जो है एनआरआई पर्सन है। और लेट्स सपोज अगर बायर जो है वो खुद भी एनआरआई है और जो सेलर है वो भी एनआरआई है, तो अगर दोनों एनआरआई है तब भी यहाँ पे आपको टीडीएस यहाँ पे डिडक्ट करना पड़ेगा और गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराना पड़ेगा। कोई भी यहाँ पे पर्टिकुलर लिमिट वगैरह नहीं दी गई है, जैसे कि रेसिडेंट पर्सन के केस में 50 लाख रुपए की लिमिट होती है। साथ में गाइस यहाँ पे जो टीडीएस काटने वाला है वो अल्टीमेटली यहाँ पे बायर काटने वाला है। तो बायर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जब भी वो सेलर को पेमेंट करता है तो उसके ऊपर टीडीएस को डिडक्ट करके यहाँ पे गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराया है। अब गाइस बात करते हैं कि यहाँ पे रेट क्या लगने वाला है, क्या 1% का लगेगा? तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे रेट अच्छा खासा लगने वाला है। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आपका कैपिटल गेन किस टाइप का है। तो देखिए यहाँ पे कैपिटल जो गेन होता है वो एनआरआई के ऊपर लगेगा, यानी कि जो भी सेलर है। तो कैपिटल गेन का मतलब होता है कि आपने प्रॉपर्टी को बेचा है तो ऑब्वियसली बात है आपने कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रॉफिट कमाया होगा। तो देखिए अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है सिंपली तरीके से, तो लेट सपोज अगर आपने प्रॉपर्टी को जो है 2 साल से ज़्यादा होल्ड किया है तो उस केस में आपके ऊपर 20% का यहाँ पे रेट लगने वाला है टीडीएस का। वहीं पे अगर मैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात करूँ, यानी कि 2 साल से लेस देन का होल्डिंग पीरियड है, तो उस केस में एज ए एनआरआई आप जिस भी स्लैब रेट के अंदर आते हैं, जैसे आपको पता होगा हमारे इंडिया के अंदर स्लैब रेट चलती है, जैसे कि 5% हो गया, 15% हो गया, 20%, 30%, इस तरीके से। तो जिस भी स्लैब रेट के अंदर आप यहाँ पे फॉल करते हैं आपकी इनकम के अकॉर्डिंग, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टीडीएस आपका डायरेक्ट होगा। साथ में गाइस यहाँ पे सर्च चार्ज भी लगता है अगर मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करूँ, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है। तो देखिए अगर 50 लाख के नीचे है तो कोई भी यहाँ पे सर्च चार्ज आपका डायरेक्ट नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे आपका हेल्थ और एजुकेशन सेस जरूर लग जाएगा 4% का। तो एक इफेक्टिव रेट की बात करो तो अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू लेस देन 50 लाख रुपीज़ है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है आपका एज ए सेलर, तो आपका सिंपली तरीके से जो टीडीएस का रेट है वो 20.8% यहाँ पे होने वाला है। वहीं पे 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में आपका सरचार्ज भी लगेगा 10% का, और इफेक्टिव जो रेट है वो 22.88% का रहने वाला है। वहीं पे अबाव 1 करोड़ जो है 23.92% का यहाँ पे इफेक्टिव रेट रहने वाला है एज ए टीडीएस का। अब में गाइस ये तो बात हो गई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में। लेट सपोज अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो उस केस में आपके स्लैब रेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे टीडीएस कटेगा, लेकिन उसी के साथ में जो सरचार्ज है और जो यहाँ पे सेस है दोनों चीजें एप्लीकेबल होगी, और वो टोटली डिपेंड करती है कि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है। अब गाइस बात करने वाले हैं कि यहाँ पे किस अमाउंट के ऊपर बायर को टीडीएस का जो है यहाँ पे रेट आपको पता लग गया होगा, तो अब किस अमाउंट के ऊपर आपको डिडक्ट करना है। तो यहाँ पे 2 केस हो सकते हैं। देखिए नॉर्मली क्या होता है कि जो एनआरआई होते हैं उनकी इंडिया के अंदर और कोई इनकम तो होती नहीं है, तो उनकी टैक्स लायबिलिटी यहाँ पे कम होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि 20% की रेट से टीडीएस कटा है, लेकिन उनकी जो टैक्स लायबिलिटी वो बिल्कुल कम है। तो उस केस में वो टैक्स ऑफिसर को एक फॉर्म 13 सबमिट कर सकते हैं और रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मेरी इंडिया के अंदर यहाँ पे जो टैक्स लायबिलिटी वो बहुत ही कम है, तो प्लीज़ मुझे लोअर टीडीएस रेट का या फिर नील टीडीएस रेट का मुझे सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाए। तो इससे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, जो बायर होगा वो 20% की रेट से टीडीएस नहीं काटेगा, आपको जो सर्टिफिकेट में जो रेट मेंशन होगा उसी रेट से आपका टीडीएस काटा जाएगा। तो इससे आपका जो कैपिटल होगा अच्छा खासा, जो 20% का जो कैपिटल ऑलरेडी ब्लॉक्ड हो रहा है एज ए टैक्स अमाउंट, वो सिंपली तरीके से आपका ब्लॉक नहीं होगा और स्टार्टिंग में ही आपका लो रेट से यहाँ पे टीडीएस कटेगा। लेकिन ये देखिए जो फॉर्म 13 है काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होता है, तो एज ए सेलर जो है आपको पहले से एडवांस के अंदर लेके रखना पड़ता है, और इसके लिए स्पेशली आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट की यहाँ पे हेल्प वगैरह लगने वाली है। साथ में अगर लेट सपोज
टैक्स ऑफिसर जो है यहाँ पे आपका जो कैपिटल गेन है वो खुद कैलकुलेट करेगा, और चाहे आपको निल का सर्टिफिकेट देना है या फिर लोअर टीडीएस रेट का देना है, वो सारा का सारा उसके ऊपर यहाँ पे डिपेंड होता है। लेकिन गाइस अगर लेट सपोज किसी रीजन की वजह से अगर आपको ये टैक्स का सर्टिफिकेट जो फॉर्म 13 जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो अगर आपको नहीं मिल पाता है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उस केस में सिंपली तरीके से जो मैंने आपको टीडीएस के रेट बताए उस पर यहाँ पे जो है बेसिकली यहाँ पे आपका टीडीएस डिडक्ट होगा। तो बायर क्या करेगा, आपका जो टोटल सेल कंसिडरेशन वैल्यू है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे कैपिटल गेन की बात नहीं कर रहा, आपका टोटल जो सेल वैल्यू होगा, मान लीजिए प्रॉपर्टी की जो टोटल वैल्यू है वो 60 लाख रुपए है, तो 60 लाख रुपीस के ऊपर आपका जो 20% की रेट से जो टीडीएस कटेगा वो कटेगा, और वो कट करके गवर्नमेंट को यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जब यहाँ पे आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पे फाइल करेंगे तो लेट सपोज अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी यहाँ पे कम है तो बाकी का जितना भी आपका एक्सेस का टीडीएस का अमाउंट है वो सिंपली तरीके से आप यहाँ पे रिफंड वगैरह भी ले सकते हो, और गवर्नमेंट बकायदा आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट वगैरह भी प्रोवाइड करता है अगर आपको लेट यहाँ पे टीडीएस रिफंड वगैरह इशू होता है। तो इस बात करते हैं कि जो बायर होगा वो इस टीडीएस के अमाउंट को डिपॉजिट कैसे करेगा। तो देखिए नॉर्मली क्या होता है, अगर मैं एक रेसिडेंट पर्सन की बात करूँ जहाँ पे 1% का टीडीएस कटता है तो वहाँ पे कोई भी टैन नंबर नहीं लेना पड़ता है, लेकिन भाई यहाँ पे बायर को स्पेशली एक अलग से टैन नंबर जो है इशू कराना पड़ेगा। ये एक पैन नंबर की तरह ही होता है लेकिन टीडीएस को डिडक्ट करने के लिए रिक्वायरमेंट होता है, प्लस आपको एक टीडीएस की रिटर्न भी यहाँ पे फाइल करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो भी रेसिडेंट पर्सन है, जो बायर है या फिर लेट सपोज एनआरआई है, उसको एक टैन नंबर यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। और लेट सपोज कैसे अगर यहाँ पे मल्टीपल बायर है तो यहाँ पे सभी को टैन नंबर डिफरेंट अप्लाई करने पड़ेंगे, क्योंकि सभी जितने भी बायर्स होंगे वो सेलर के अगेंस्ट में अलग अलग तरीके से यहाँ पे टीडीएस वगैरह डिडक्ट करने वाले हैं। टाइमलाइन की बात करूँ तो यहाँ पे जैसे आप टीडीएस डिडक्ट करते हैं तो विद इन द 7 डेज आपको गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना पड़ता है। टीडीएस रिटर्न की बात करूँ तो फॉर्म 26Q करके आता है जो कि एक ऑनलाइन फॉर्म होता है, वो भी इसीलिए आपका फाइल होता है, और फॉर्म 26Q भी करके आता है, वो नॉर्मल केस के अंदर यहाँ पे जो है फाइलिंग होती है। अब गाइस बात करते हैं कि क्या क्या चीजें आपको एज ए सेलर यहाँ पे ध्यान रखनी है जब भी अगर आप एक एनआरआई है और इस तरह का कोई प्रॉपर्टी का ट्रांजेक्शन हुआ है। पहली चीज आप ट्राई कर सकते हैं फॉर्म 13 वाला सर्टिफिकेट लेने की, ताकि आपका टीडीएस यहाँ पे जो है लो रेट से डिडक्ट हो सके। साथ में गाइस आपको यहाँ पे जो कई सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे गवर्नमेंट ऑफिसर को, जैसे परचेज प्राइस हो गया, डेट ऑफ परचेज हो गया, क्या क्या एक्सपेंस रेशियो वगैरह है कंस्ट्रक्शन के ऊपर, रिनोवेशन के ऊपर। तो अगर आप फॉर्म 13 वाला सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हैं तो उनके साथ में आपको ये डॉक्यूमेंट वगैरह जो है जमा कराना पड़ते हैं। साथ में गाइस यहाँ पे जो सेलर होगा, जो एनआरआई पर्सन है, उसको एक फॉर्म 16A दिया जाता है बायर की तरफ से। तो अगर आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है, यहाँ पे बायर ने प्रॉपर्ली गवर्नमेंट को जमा कराया है, तो वो आपको एक सर्टिफिकेट बना के देगा फॉर्म 16A करके, जिसके थ्रू आप अपनी इजीली इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पे फाइल कर सकते हो, प्लस अपना टीडीएस रिफंड भी यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। प्लस गाइस जो सेलर है वो यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हैं अपने कैपिटल गेन वाले पार्ट को भी, यानी आपको जो भी प्रॉफिट हुआ है उसके ऊपर डेफिनेटली यहाँ पे टैक्स लगता है इंडिया के अंदर, लेकिन उसको भी आप रिड्यूस कर सकते हो अगर आप पर्टिकुलरली वापस इंडिया के अंदर री इन्वेस्ट कर देते हो। तो उसके कई सारे यहाँ पे सेक्शन है 54 के अंदर, तो वो आप अपने यहाँ पे टैक्स कंसल्टेंट से जो है कंसल्टेंसी वगैरह यहाँ पे ले सकते हो, प्लानिंग वगैरह कर सकते हो एडवांस के अंदर ही जब भी प्रॉपर्टी के इस टाइप के ट्रांजेक्शन होते हैं। साथ में सेलर यहाँ पे जैसे मैं बताया कि आईटीआर यहाँ पे फाइल कर सकता है एक्सपर्ट के थ्रू, और अपना जितना भी टीडीएस का अमाउंट है वो यहाँ पे एक्सेस के अंदर जो भी आपका अमाउंट रहेगा उसको आप यहाँ पे रिफंड क्लेम बैक भी कर सकते हो। इसके अलावा गाइस यहाँ पे मैं बायर की बात करूँ तो उसको हमेशा टीडीएस काटना है जब भी वो यहाँ पे सेलर को पेमेंट करता है, चाहे फिर वो इंस्टॉलमेंट के अंदर कर रहा है, लमसम में कर रहा है, हर बार उसको टीडीएस काटना पड़ेगा। उसको एक फॉर्म 16A भी इशू करना है, जैसे उसकी टीडीएस रिटर्न फाइलिंग खत्म हो जाती है उसके बाद में एक फॉर्म 16A उसको जनरेट करना है और यहाँ पे सेलर को प्रोवाइड करना है। साथ में गाइस यहाँ पे बताना चाहूंगा, अगर आपने गलती से यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट कर लिया और मान लीजिए गवर्नमेंट को आप लेट पेमेंट करते हैं टीडीएस का, तो गवर्नमेंट आपके ऊपर 1 से 1.5% पर मंथ का इंटरेस्ट भी लगा सकता है। साथ में अगर आपने टीडीएस रिटर्न भी जो है प्रॉपर्ली टाइमिंग के ऊपर फाइलिंग नहीं की तो 200 रुपये पर डे की आपके ऊपर पेनल्टी भी यहाँ पे लग सकती है। तो गाइस यहाँ पे मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि जब भी इस टाइप की कोई भी ट्रांजेक्शन हो प्रॉपर्टी से रिलेटेड, एनआरआई से रिलेटेड, तो डेफिनेटली आपको एक टैक्स कंसल्टेंट की यहाँ पे हेल्प लेनी चाहिए। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए, और कंसल्टेंसी लेने के लिए लिंक मैंने आप लोग को ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।